रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 18। रात का वक्त था। अभियुक्त अंतरा से अलग होना नहीं चाहता था। इधर अंतरा परेशान हो गई थी अभियुक्त की हरकतों से। उसे भी बच्चों के पास जाना था और उसने अच्छे से बताया, अगर यह आदमी शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं इतना आसानी से। इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करती थी, पर अब उसने गलती कर दी थी क्योंकि वह इसे करने नहीं देती थी। वो परेशान होकर कहती है, अभी प्लीज शांत हो जाओ, अभी बच्चों के पास जाना है, हमारे बच्चे बाहर हैं। ये सुनकर अभियुक्त अपनी हरकतें करते हुए गहरी आवाज में कहता है, नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे और प्यार करना है। ये बोलकर अभियुक्त उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। अंतरा परेशान होकर कहती है, यह आदमी मुझे पागल कर देगा, मुझे नहीं पता क्या करूं, इसने मुझे पागल बना दिया है। ये बोलते हुए अंतरा गुस्से से एक गहरी सांस लेती है। फिर वह अभियुक्त को महसूस करने लगती है। उसे भी अच्छा लगता है जब वो उसे इतना प्यार से प्यार करता है, लेकिन तब नहीं जब उसके बच्चे बाहर हों। उसके लिए उसके बच्चे खुद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वह जानती है कि उसके बच्चे कितने शैतान हैं। अगर कुछ समय के लिए उन पर से नजर हटी तो वे कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उसका बेटा तो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है, ये भी नहीं सोचता कि वह क्या चीज है। वो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है, और यही सबसे डरावनी बात है। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। यह मेड थी और उसकी गोद में दोनों बच्चे थे। दोनों को फीडिंग करनी थी, इसलिए वे दोनों रो रहे थे। यह आवाज सुनकर अभियुक्त अंतरा के ऊपर से हट जाता है और कहता है, शायद बच्चे आ गए हैं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक दिन मेरी ख्वाहिश भी पूरी करना। बच्चों के होने के बाद से मैं ठीक से तुम्हें प्यार भी नहीं कर पाता। यह सुनकर अंतरा अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, अब जरूरत नहीं है। बच्चों के पहले तो कर लिया था ना इतना प्यार। मुझे लगता था जैसे तुम मुझे मार ही दोगे, ऐसा लगता था कि मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बस एक बार बच्चे बड़े हो जाएं, फिर उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। अंतरा गुस्से से कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। ये शंकर व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, मजाक कर रहा था, मैं अपने बच्चों को दूर नहीं करूंगा। बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे, बस अलग कमरे में। उसके बाद तो रात भर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। वैसे मेरे लिए पूरा दिन पूरी रात भी काम है, क्योंकि मैं जितना भी करूं वो बहुत कम है। तुम मेरे लिए एक खजाना हो, मैं पूरा भी चाहूं तो फिर भी कम लगेगा मुझे। अंतरा अपने बदन पर शॉल लपेटते हुए कहती है, ज्यादा लालच बुरी बला है, इसलिए कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत ही गलत चीज है, इतना लालच मत करो। ये सुनकर अभियुक्त उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, मैं कहाँ लालच कर रहा हूँ? अपनी बीवी से प्यार करना लालच नहीं है। तभी बच्चों की जोर जोर से रोने की आवाज उनके कानों में आती है। अंतरा घबराती हुई जल्दी से दरवाजा खोलती है और तभी उसका ध्यान मेड पर जाता है, जो अंतरा के गर्दन पर लव बाइट के निशान देख लेती है। इसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू कर लेती है। इधर दोनों बच्चे दौड़ते हुए अंतरा की गोद में आ जाते हैं और अंतरा उन्हें गोदी में उठाकर कमरे के अंदर चली जाती है। फिर वह मेड के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और कमरे के अंदर आ जाती है, जहां वह दोनों बच्चों को फीड करने लगती है। दोनों बच्चे काफी ज्यादा खेलने की वजह से थक चुके थे और अब उन्हें भूख भी लग रही थी। उनकी आंखें भी बंद हो रही थीं, लेकिन वे अभी भी फीडिंग कर रहे थे। काफी देर बाद दोनों बच्चे पूरी तरह सो जाते हैं और फिर अंतरा उन्हें सुलाकर वॉशरूम चली जाती है। अब तक अभियुक्त भी फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। थोड़ी देर बाद अंतरा फ्रेश होकर बाहर आती है और फिर अभियुक्त से कहती है, भूख लग रही है, खाना बनाने जाओ। कब खाना बनाएंगे? ये सुनकर अभियुक्त अपनी बेटी के छोटे छोटे हाथों को चूमते हुए कहता है, मैं नहीं जाने वाला, तुम आज खाना बनाओगी। इतने दिनों से मैं ही कर रहा था, ये तुम्हारा काम है, अब तुम करोगी। अभियुक्त की बात सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम बनाओगे। तुम यहाँ बच्चों को लेकर आए हो, मैं नहीं, और अब तुम खाना बनाओगे। मुझे उसकी हाथ के बने हुए खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे निकाल दो। जब देखो तब तुम पर डोरी डालती रहती हो, क्या मैंने कुछ नहीं देखा? मुझे सब पता है। अभियुक्त समझते हुए कहता है, तो तुम मुझ पर डोरी डालो, मुझे किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे अलावा। अंतरा गोद में बैठ जाती है और कहती है, होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अभियुक्त मुस्कुराकर कहता है, मैंने बहुत बार बोला है। तभी अभियुक्त का फोन बजता है। वह अंतरा को अपनी गोद से उठाकर फोन उठाता है और बाहर चला जाता है।
अंतरा को उसे ऐसे सीरियस होकर बाहर जाते हुए देखकर उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि ऐसा उसका सीरियस चेहरा वो इतने महीनों बाद देख रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में तो अभियुक्त हमेशा ऐसा ही रहता था, लेकिन इस जिंदगी में वह बदल चुका था। अब वो चाहती थी कि अभियुक्त हमेशा ऐसा ही रहे। ये सब सोचते हुए वो सोते हुए बच्चों के पास लेट जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा आ जाता है, जिसने इतनी बुरी तरीके से उसे धोखा दिया था। उसका भाई अपनी भाभी से इतना प्यार करता था कि उसकी भाभी की वजह से उसने ये सब किया था। लेकिन गलत तो गलत होता है। इतना ही नहीं, उसके भाई ने तो उसके बच्चों को भी मारा था, कितनी बुरी तरीके से। ये सोचते हुए वह अपने बच्चों को अपने करीब खींच लेती है और उनके पूरे चेहरे को चूमने लगती है, क्योंकि इस बार वह अपने बच्चों को बिल्कुल भी खोने के लिए तैयार नहीं थी। उसे बस अपने बच्चे चाहिए। वह अपने बच्चों के साथ और अभियुक्त के साथ काफी खुश है। इस बार उसके पास उसके मम्मी पापा सब थे, जो उसके सपोर्ट में थे। उसे किसी बात का डर नहीं था। वह अपना बदला भी सही वक्त पर ले पाएगी, लेकिन उससे पहले उसे इतना नाम बनाना है कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, और अभियुक्त भी उसे सपोर्ट करेगा। वहीं अभियुक्त सीरियस होकर कहता है, अग्नि को बुला लो। ये सुनकर अंतरा कहती है, पर वह भी नहीं आ सकता, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, बच्चे अंडे से बाहर भी नहीं निकले। ये सुनकर अंतरा कहती है, तो टाइम ट्रैवल कर दो, तो बच्चे अभी बाहर आ जाएंगे। उसे बोलो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। ये सुनकर वो कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ अग्नि, जो अंडों में बैठा हुआ था, अचानक उसके साथ कोई मानसिक कनेक्ट करता है और उसे सुनाई देने लगता है कि अभियुक्त ने क्या बोला था। वो अभियुक्त के कहे अनुसार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और टाइम टेबल करता है। अब बच्चे अंडे से बाहर आने लगते हैं। वे छोटे छोटे सफेद और गुलाबी रंग के सांप थे। वे बहुत प्यारे लग रहे थे। अंतरा अपने बच्चों को गले लगाती है और तभी ढक्कन हटता है और पूजा से बच्चे बाहर निकलते हैं। इधर बिस्तर पर लेटी हुई प्रिया अचानक कुछ महसूस करती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि पूरे कमरे में छोटे छोटे सांप हैं। वो चिल्लाती है और डर के मारे रोने लगती है। तभी कोई उसे अपने बड़े से पूंछ से उठाकर ऊपर करता है। उसे देखकर वो आदमी अग्नि के गाल पर हाथ रखता है और कहता है, डरो मत, ये हमारे बच्चे हैं, वे बाहर आ चुके हैं। प्रिया हैरान होकर कहती है, इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? ये सुनकर अग्नि कहता है, क्योंकि मैंने टाइम टेबल किया था, इसलिए बच्चे जल्दी बाहर आ गए। मुझे मलिक बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। ये बहुत जरूरी है, शायद उन्हें मेरी जरूरत है। बच्चों को अभी मैं जंगल छोड़ने जाऊंगा, और जब वे इंसानी रूप में आ जाएंगे तो वे खुद ब खुद हमारे घर लौट आएंगे। अभी बच्चों का यहाँ पर होना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उनका जहर तुम्हारे अंदर चला जाए तो तुम मर सकती हो। अभी वे नहीं समझ सकते कि हम उनके माँ बाप हैं। ये सुनकर प्रिया उदास होकर कहती है, पर मुझे अपने बच्चों को गोद लेना था। मेरे बच्चे, वे गुलाबी सांप और बाकी सारे काले सांप, क्या ये बच्चे भी काले होंगे? वो हंसते हुए कहता है, हमारे बच्चे हमारी तरह ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर वह सारे बच्चों को अपनी पूंछ से उठा लेता है और टोकरी में डाल देता है। फिर टोकरी के ऊपर नरम कपड़ा डाल देता है और टोकरी को अपनी पूंछ से उठाकर वहां से गड्ढे में चला जाता है और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचकर वो बच्चों को लेकर जंगल के बीचों बीच तालाब के पास आता है और सारे बच्चों को छोड़ देता है। सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। वो गहरी सांस लेकर कहता है, घर पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा तुम लोगों का। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को अपने साथ रखूंगा, प्यार करूंगा, इंसानों की तरह। ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं पिया, जो कमरे में बैठकर इंतजार कर रही थी, अचानक अग्नि आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। पिया भी उसके कमर में अपने पैरों को लपेट लेती है और उसे गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अपनी भी उसकी बालों को सहलाते हुए अग्नि कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर अग्नि उसे बिस्तर पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को चूमने लगता है। तभी उनके बीच कुछ होता है, लेकिन पिया उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे फिर से प्रेग्नेंट नहीं होना है। ये सुनकर अग्नि मुस्कुरा कर कहता है, मैं मजाक कर रहा था, इतनी जल्दी नहीं, और अगर प्यार करूंगा तो प्रोटेक्शन करूंगा। वैसे भी अब हमारे पास काफी सारे बच्चे हो चुके हैं, अब तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुम पर फोर्स नहीं करूंगा। पर फिर भी मैं बहुत खुश हूं कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे मलिक के पास जाना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो मेरे साथ। ये सुनकर पिया कहती है, मैं भी, मेरा जब कंटिन्यू होगा
मैं भी तो जॉब करती हूँ वहां पर। ये सुनकर अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जरूर। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। बाहर उनका प्राइवेट जेट उनका इंतजार कर रहा था और वे दोनों उस पर बैठकर आइसलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। वे दोनों बहुत खुश थे कि वे एक साथ आ चुके थे, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त गुस्से में इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अग्नि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि इतना समय हो चुका है, फिर भी अग्नि क्यों नहीं आया। उसे आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आया। गुस्से से वह जल रहा था। इधर अंतरा महसूस करती है कि काफी देर हो चुका है और अभियुक्त बाहर नहीं आया है। ऊपर से उसने स्वेटर भी नहीं पहना है, वो बस अपनी वाइट शर्ट में था। अंतरा उसका कोट लेकर बाहर आ जाती है और फिर पीछे से उसे पहनाने की कोशिश करती है। जब वह पीछे से कुछ महसूस करती है तो अभियुक्त मुड़कर देखता है कि अंतरा कोट पहनने की कोशिश कर रही थी, जो इतना लंबा था कि वह उसके कंधे तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसे देखकर अभियुक्त नीचे झुकता है और उसे पहनाने लगता है। फिर वह कहता है, खुद पहन लो, एक तो तुम इतनी लंबी हो, मुझे परेशानी हो रही है। ये सुनकर अभियुक्त उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, इसीलिए तो ज्यादा मजा आता है तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करने में, क्योंकि मैं उसे अग्नि से ज्यादा बेटर हूँ। वो शर्माते हुए कहती है, तुम पागल हो, वो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगती है अभियुक्त को जलाने के लिए, और अभियुक्त जल भी जाता है और गुस्से से कहता है, पर मैं ज्यादा बेटर हूँ, मैंने उसका देखा है। अंतरा हैरानी से कहती है, तुम कितने गंदे आदमी हो, ऐसा कौन करता है। व्यक्ति गुस्से से कहता है, मैं करता हूँ, वैसे भी तुम्हें बस मुझ पर ध्यान देना चाहिए, किसी और पर नहीं। तुम किसी और पर ज्यादा ध्यान देने लगी हो, मुझसे ज्यादा तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती हो, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें, मुझको और बच्चों पर ही ध्यान देना है, तुम मेरे बारे में ही सोचो, बस उसी में खुश रहो। अंतरा गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा गंदे होते जा रहे हो। अगर तुम्हारे साथ मेरे बच्चे रहे तो तुम मेरे बच्चों को बिगाड़ के रख दोगे। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, अब उन्हें बिगड़ने में क्या है, वे दोनों पहले से ही बिगड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि और कुछ करने की जरूरत है उनके साथ। वे पहले से ही बहुत ज्यादा शैतान हैं, और जब बड़े होंगे तो और भी ज्यादा शैतान हो जाएंगे। अंतरा गुस्से से कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम तो मेरे बच्चों को अपनी तरह बनाने के लिए तुले हुए हो, जो मैं करने ही नहीं दूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराता है और उसे मुस्कुराता देखकर अंतरा जल भून जाती है और गुस्से से उसके गोद से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि अभियुक्त ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा था, इतना ज्यादा कि वो छूट भी नहीं पा रही थी। तो अब क्या होने वाला है? क्यों अभियुक्त ने इतनी इमरजेंसी में अग्नि को बुलाया है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? क्या होगा जब अंतरा के सामने अभियुक्त की सच्चाई आएगी? क्या अंतरा उसकी सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। शॉपिंग मॉल। देविका जी सेजल के हाथ में एक डायमंड ब्रेसलेट पहनाते हुए कहती हैं, काफी अच्छा लग रहा है ये तुम्हारे हाथ में, तुम इसे लेना चाहती हो? सेजल, जो अभी भी भुट्टा खा रही है, ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है, आपको जो लगता है करो, मुझे तो भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने चलो। ये सुनकर देविका जी कहती हैं, ठीक है, यह मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ और उसके बाद मैं नेकलेस देख लूंगी। उन्होंने सेजल के लिए काफी सारी ज्वेलरी ले ली थी, पर उनका मन अभी भी और ज्वेलरी खरीदने का कर रहा था। उन्होंने अंतरा के लिए भी काफी सारी ज्वेलरी ले ली थी। इसी दौरान जब सेजल को भूख और भी लगने लगती है, देविका जी विद्युत से कहती हैं, बेटा, जाकर इसे कुछ खिला दो, इसे भूख लगी है, मैं तब तक अंतरा के लिए और ज्वेलरी ले लूंगी। ये सुनकर विद्युत कहता है, मम्मी आप लेकर जाइए ना। देविका जी उसे गुस्से से देखती हैं और वह भी मम्मी के आदेश से मजबूर होकर सेजल को लेकर कैंटीन में आ जाता है। फिर वह अपने लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करता है। उसने मंचूरियन, चाउमीन, मोमो, फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए थे और भी काफी कुछ ऑर्डर किया था। पर आखिरी में उसे याद आता है कि उसने आइसक्रीम नहीं मंगवाई थी, तो वह कहता है, आइसक्रीम मंगवा दो ना। सेजल जवाब देती है, आइसक्रीम तो है ही नहीं। विद्युत गुस्से में कहता है, मर जाओ, ये सब खाकर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? विद्युत गुस्से से कहता है, तुम मर गई तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मेरे लिए एक खिलौना हो और कुछ भी नहीं। जब तक जरूरत है तब तक इस्तेमाल करूंगा, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तुम भी खत्म हो जाओगी।
ये बोलकर गुस्से से वह आइसक्रीम मंगवाने चला जाता है। सेजल अपने आंसू पोंछकर गुस्से से कहती है, भूख नहीं है मुझे अब। एक दिन तुमसे बदला लेकर रहूंगी। ये बोलकर वह खाना छोड़कर देविका जी के पास आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। इधर विद्युत आइसक्रीम लेकर आता है और देखता है कि सारा खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, लेकिन सेजल वहां नहीं थी। वह गुस्से से मुट्ठी बनाकर कहता है, इस लड़की को क्या हुआ? ये बोलते हुए वह वहां आ जाता है और देखता है कि वह चुपचाप बैठी हुई थी। गुस्से से वह कहता है, अब तुम्हें भूख नहीं लगी? सेजल कहती है, मुझे भूख नहीं है, अब तुम खुद खा लो। विद्युत गुस्से से आइसक्रीम को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों को ऐसा करता देखकर देविका जी पूछती हैं, क्या हुआ तुम दोनों को? और सेजल, तुमने खाना नहीं खाया। तुम प्रेग्नेंट हो, टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये सुनकर सेजल कहती है, मम्मी मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे शॉपिंग भी नहीं करना है। ये सुनकर देविका जी थोड़े गुस्से में विद्युत से पूछती हैं, क्या किया तुमने इसके साथ? जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। ये सुनकर विद्युत गुस्से से कहता है, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। देविका जी कहती हैं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर इसे अच्छे से खिलाओ। अपने हाथों से खाना खिलाना, यह मेरा ऑर्डर है, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। चुपचाप इसे अपने हाथों से खाना खिलाओ और जो ये खाना चाहती है, वह सब खिलाना। ये सुनकर सेजल गुस्से से कहती है, रहने दो, मम्मी, वह ऐसा नहीं करेगा। देविका जी कहती हैं, ये तुम भी करेगा, ये क्यों नहीं करेगा? फिर वह कहती हैं, चलो जाओ, दुनिया में बस अपनी मम्मी से ही बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उनकी बात को टाल नहीं सकता। और गुस्से में विद्युत सेजल का हाथ बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां ले जाकर बिठा देता है। सेजल अपने हाथ को सहलाने लगती है, उसके छोटे छोटे हाथ अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे, विद्युत के बड़े हाथों के निशान पड़ चुके थे। वह अपने आंसू पोंछती है और कहती है, रहने दो, कुछ मत करो, मुझे भूख नहीं है। मम्मी की बात करने की जरूरत नहीं है। विद्युत अपनी जगह पकड़कर जबरदस्ती उसे खिलाते हुए कहता है, खाना खा लो, वरना कल दबाकर मार दूंगा तुम्हें। ये सुनकर सेजल गुस्से से खाने लगती है और कहती है, ऐसे कौन खाना खिलाता है? विद्युत जवाब देता है, मैं खिलाता हूँ। सेजल गुस्से से उसके हाथ को रोकते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना, ऐसे मुझे भी जाने दो, छोड़ो। ये सुनकर विद्युत गुस्से से कहता है, चुपचाप खाना खा लो। ये सुनकर सेजल गुस्से से कहती है, अगर तुम ऐसे खिलाते रहोगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं अपने तरीके से खा लूंगी। वह कहती है, ऐसे ही खाना है अब मुझे। ये सुनकर विद्युत गुस्से से कहता है, नहीं, खाना खाओ। ये बोलकर वह उठने लगती है, तो विद्युत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके ऐसा करने से सेजल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह विद्युत की गोद में गिर जाती है। सेजल का हाथ गलती से विद्युत के सीने पर टिका और ब्रेसलेट से टकराकर उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। सेजल के गुलाबी होंठ विद्युत के सीने से टकरा जाते हैं, जिससे विद्युत की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो जाती है और वह गहरी सांस लेने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी एक उंगली से उसकी कमर को रगड़ने लगता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा उत्तेजित हो चुका है। इधर विद्युत की तेज धड़कने से सेजल को महसूस हो रही थी और वह घबराते हुए कहती है, सॉरी, माफ करना। ये बोलकर वह विद्युत के ऊपर से हटने लगती है, तो विद्युत उसके कमर को कसकर पकड़कर कहता है, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। ये बोलकर वो उसे खाना खिलाने लगता है। असल में जिस साइड में वह बैठे थे, वहां कोई नहीं था, इसलिए उन्हें कोई देख भी नहीं सकता था। सेजल शर्माते हुए कहती है, नहीं, अभी अभी तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि सेजल को विद्युत की उत्तेजना का एहसास हो रहा था और वह ऐसी हालत में खाना नहीं खा सकती थी। ये सुनकर विद्युत कहता है, तुम्हारी वजह से यह हुआ है, अब तुम्हें ही इसे बर्दाश्त करना होगा। ये बोलकर विद्युत जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालता है और वो अपनी आंखें बंद करके खाने लगती है, हालांकि अब उसकी भूख मर चुकी थी और वो कुछ भी खा नहीं पाती थी। जब बर्दाश्त नहीं होता तो सेजल जल्दी से विद्युत की गोद से उठ जाती है और कहती है, नहीं, मैं और नहीं खा सकती हूँ। ये सुनकर विद्युत चम्मच को साइड में रखता है और कहता है, ठीक है, पर अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे तुम्हें खाना खिलाना है। ये बोलकर वह उसे कसकर अपनी गोदी में खींच लेता है और कहता है, गाड़ी में चलो। सुनकर सेजल गुस्से से कहती है, नहीं, प्लीज विद्युत, नहीं, तुम बार बार ऐसा नहीं करो। मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है, तुम समझते क्यों नहीं हो?
विद्युत जबरदस्ती से उसे खींचते हुए गाड़ी में बैठा देता है और खुद भी उसमें बैठकर गाड़ी को वहां से दूर ले जाता है। असल में उसने गाड़ी को एक ऐसी जगह पार्क किया था क्योंकि वह वही ड्राइविंग करते हुए आया था और उसका मन पार्किंग तक जाने का नहीं था और यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग थी। वह वहीं चला जाता है क्योंकि वहां ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, क्योंकि सभी को निकाल दिया गया था और वे लोग आने वाले थे। वहां पहुंचकर विद्युत जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और विंडो भी बंद कर देता है। फिर सेजल को अपनी गोद में बैठाकर उसके होठों को चूमने लगता है। सेजल उसे दूर धक्का देते हुए कहती है, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे अभी। विद्युत गुस्से से कहता है, मैं करूंगा, तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती हो। ये बोलकर विद्युत उसे कसकर पकड़ लेता है और फिर एक बटन दबाता है जिससे सीट नीचे की तरफ झुक जाती है। सेजल अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, बच्चा है, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम क्यों बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। विद्युत गुस्से से कहता है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम ही मुझे चिपकती हो, और अगर तुम मुझे ऐसे चिपको तो ऐसा ही होना है। ये बोलकर विद्युत अपना बेल्ट उतारने लगता है। तभी विद्युत का फोन बजता है और वो फोन उठाकर सुनता है। दूसरी तरफ से कोई बात करता है, जिसे सुनकर विद्युत गुस्से से कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और यह किसने किया। अब तुम मुझे कॉल कर रहे हो, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। ये बोलकर विद्युत फोन को साइड में रखकर अपना बेल्ट फिर से पहन लेता है और गुस्से से कहता है, मम्मी के पास चली जाओ और मम्मी को बताओ कि मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हूं। ये सुनकर अंतरा जल्दी से गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन विद्युत ने गाड़ी का दरवाजा लॉक कर दिया था। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और फिर बाहर निकलकर गहरी सांस लेकर कहती है, भगवान जी आपने बचा लिया। ये बोलते हुए वो जल्दी से देविका जी के पास जाती है, लेकिन कुछ सोचकर फिर से कैंटीन चली जाती है। वहां सारा खाना खाकर वापस आती है और आइसक्रीम खाते हुए कहती है, मम्मी वो एक मीटिंग के लिए बाहर चले गए हैं। ये सुनकर देविका जी कहती है, हाँ पर मुझे तुम्हारे लिए इयररिंग्स लेने हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर खास पसंद नहीं आ रहा है। अंतरा कहती है, तो दूसरे वाले जगह पर चलो, तुमने क्यों नहीं सोचा। वहीं विद्युत एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो गुस्से से कहता है, तुम लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं रखा। ये सुनकर उसका असिस्टेंट डरते हुए कहता है, हमने पूरी कोशिश की पर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। बस थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। सर कुछ जल चुका है। गुस्से से विद्युत अपनी जेब से बंदूक निकालता है और सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है। फिर कहता है, अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। ये सुनकर उसका असिस्टेंट घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, बस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसने किया है ये जान सकूं। विद्युत गुस्से से कहता है, हाँ पूरी कोशिश करना, मुझे पूरी जानकारी चाहिए, और अगर तुमने 24 घंटे के अंदर मुझे सारी जानकारी नहीं दी तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। कल इसी वक्त तक मुझे चाहिए सब कुछ, किसने ये किया है सब कुछ मुझे बताओगे, उसके जन्म कुंडली, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ मुझे बताओगे। ये सुनकर उसका आदमी डरते हुए कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। ये बोलकर वह वहां से निकल पड़ता है। विद्युत गुस्से से अपने प्यार को पटकते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और घर के लिए निकल जाता है। वह आज काफी गुस्से में था, उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। उसके शिफ्टिंग वगैरह के काम चल रहे थे, लेकिन किसी ने उसका सारा माल जला दिया था, जिससे उसे और भी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ आइसलैंड में दोनों बच्चे सो रहे थे। अचानक बच्चे की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी आंखों को मलते हुए अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी मम्मी दिख जाती है, जिसके पैरों पर उसका हाथ रखा हुआ था। वह हाथ हटाती है और फिर अपने फ्रैंक को उतारकर स्वेटर को फेंक देती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। पर इसके लिए ये काम करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वहां पर अभियुक्त आता है और उसे ठीक से बैठा देता है। वह कहता है, अब अपना काम करो, ऐसे अकेले मुझे क्यों नहीं बुलाया, ऐसे छोटे छोटे हाथ पैरों से कुछ नहीं होने वाला है। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, क्योंकि मुझे शर्म आती है, और अपने लाल गालों के साथ यह बोलता है। उसके फूले हुए लाल गालों को देखकर अभियुक्त कहता है, अब शर्माने से कुछ नहीं होगा। बोलकर अभियुक्त उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर उसे साफ करके बाहर लेकर आ जाता है। वह आसपास घूमने लगता है, अब वह पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है और अब उसे कुछ खाना है। खाने के बाद उसे और ऊर्जा मिलेगी।
इसलिए वह अंतरा के ऊपर कूदकर आ जाता है और अंतरा पेट पर हाथ रख देती है क्योंकि अभी हाल ही में उसके पेट में चोट लगी थी। बहुत जोर से दर्द हो रहा था। उसकी हालत देखकर अभियुक्त अंतरा पर चिल्लाते हुए कहता है, यह क्या कर रही हो? बच्चा, मम्मी को चोट लग गई है ना? तुम्हें मम्मी को चोट नहीं पहुंचानी है। सुनकर वो अपना सिर नीचे झुका लेता है और अपने हाथों को मलते हुए कहता है, सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया। मुझे तो बस भूख लगी है। ये सुनकर अंतरा कहती है, कोई बात नहीं, अब दर्द कम हो चुका है। लो, उसे मेरे पास दो। अभियुक्त कहता है, नहीं, अब से यह फीड में फीडिंग करेगा। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, पागल आदमी, उसकी मम्मी जिंदा है। ये कहकर वो बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है और उसे अपनी गोद में सुला देती है। अभी वो वक्त कहता है, हाँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो मैं तो बस वही करता हूँ जो तुम चाहती हो। अंतरा गुस्से से कहती है, हाँ, क्योंकि तुम करने नहीं देते हो जो मैं करना चाहती हूँ। और अगर मुझे ये सही लगता है तो मैं यही करूंगी। मुझे यही करना है, अब तुम मेरे काम के बीच में मत आओ। अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ है और मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम मेरे काम के बीच में आओ और हमारा रिश्ता खराब हो जाए। अंतरा चुपके से घर से बाहर निकल आती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक बड़े सूखे पेड़ पर पड़ती है जिसमें पत्ते नहीं थे। उस पर एक सफेद पक्षी बैठा था जिसके पंजों में कुछ था और वह उसे खा रहा था। जब अंतरा ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वह एक नारंगी रंग का फल है जो बेहद रसीला लग रहा था। उसका मन करता है कि वह फल को पक्षी के पंजों से छीनकर खा ले। वह छोटा सा सांप बन जाती है और पेड़ पर चढ़कर पक्षी के पास पहुंचती है। वह अपनी छोटी पूंछ से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पक्षी उड़कर दूर चला जाता है और फल भी अपने साथ ले जाता है। अंतरा को बहुत गुस्सा आता है। उसे वह फल चाहिए था और वह उसे खाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। काफी देर रोने के बाद उसे याद आता है कि वह बिना मम्मी पापा को बताए घर से चुपके से बाहर आ गई थी। ये सोचकर वह जल्दी से रोना बंद कर देती है, पेड़ से नीचे उतर आती है और फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। उसने केवल एक काली शर्ट पहनी हुई थी और नीचे कुछ भी नहीं। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी और वो पूरी तरह नंगे पैर थी। वो पेंगुइन की तरह धीरे धीरे चलने लगती है। तभी उसे सफेद बर्फ पर पीले रंग के कुछ निशान दिखते हैं। ये फल का रस था। वो समझ जाती है कि फल का पेड़ यहीं कहीं पास ही होगा। ये सोचकर अंतरा निशान का पीछा करते हुए दौड़ने लगती है। वह जानती थी कि पक्षी दूसरी दिशा में गया था और रस दूसरी तरफ जा रहा था। इसका मतलब था कि फल यहीं आसपास होगा। काफी दूर चलने के बाद वह बर्फ पर थककर बैठ जाती है। बर्फ की ठंड उसे महसूस होती है तो वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि घर से चुपके से आए है, इसलिए उसे चुप कराने कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वह खुद को चुप कर लेती है। तभी उसकी नजर सामने एक विशाल पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर पत्ते नहीं थे, लेकिन ढेर सारे नारंगी रंग के फल लगे हुए थे। वहां बहुत से पक्षी भी मंडरा रहे थे। ये देखकर अंतरा खुशी से उछल पड़ती है। वह तुरंत सांप बनकर पेड़ पर चढ़ जाती है और अपने मुंह से ढेर सारे फल तोड़ लेती है। फिर वह इंसानी रूप में आकर पेड़ पर ही 2-3 फल खा लेती है। खूब सारे फल खाने के बाद उसका पेट भर जाता है। आसपास देखकर उसे महसूस होता है कि यहाँ ढेर सारे पक्षी हैं जो सभी फल खा जाएंगे। इसलिए वह जल्दी से कुछ फल तोड़कर अपनी शर्ट के नीचे का हिस्सा ऊपर मोड़कर उसमें रख लेती है। जब वह पेड़ से उतरती है तो नीचे कूदते समय उसके पैरों में चोट लग जाती है। सारे फल नीचे गिर जाते हैं। वह दर्द से अपने पैर को पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। चोट सच में काफी जोर की लगी थी और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वह सोच रहा था कि उसने तो उसे बाहर ही छोड़ा था, फिर वह कहाँ चला गया। ये सोचकर वह आसपास घूमने लगता है, शायद बेटा बाहर ही होगा। पर जब उसने देखा तो बेटा बाहर भी नहीं था। अभियुक्त को पता था कि अगर अंतरा को ये बात पता चली तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और रोने लगेगी। वह अंतरा की हालत की कल्पना करके ही चिंतित हो जाता है। ये सोचकर वो छत पर चला जाता है, पर वहां भी बेटा नहीं था। उधर अंतरा खुद भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वो हर जगह देख चुकी थी, पर बेटा कहीं नहीं मिल रहा था। परेशान होकर वो गलियारे में आ जाती है, जहां अभियुक्त भी था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती है।
अंतरा घबराई हुई पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? ये सुनकर अभियुक्त कहता है, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वह मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह देख लिया है। ये सुनकर अंतरा और परेशान हो जाती है। वह कहती है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया है? उसे तो यहीं होना चाहिए। अभियुक्त जवाब देता है, वही तो, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। न जाने ये लड़का कहाँ चला गया, कितना ज्यादा शैतान है। अंतरा ये सुनकर रोने लगती है। वह कहती है, मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे रोते देख अभियुक्त उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, शायद वह बाहर गया होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। अंतरा को उसकी बात सही लगती है। फिर दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर जाकर वे घर के पीछे वाली जगह पर आते हैं, जहां उन्हें छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। दोनों जल्दी से उस दिशा में बढ़ते हैं। तभी उन्हें छोटे छोटे जूते दिखाई देते हैं। अंतरा समझ जाती है कि बेटा यहीं कहीं गया होगा। वे दोनों पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक सूखे पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां से आगे भी पैरों के निशान जाते थे। वे निशानों का पीछा करते हुए उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जहां नारंगी रंग के फल लगे थे। वहां से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अभियुक्त देखता है कि वहां एक छोटा सा गड्ढा है। अभियुक्त जल्दी से गड्ढे के पास पहुंचता है और देखता है कि उसका बेटा उसमें गिरा हुआ है। उसके पैरों में चोट लगी हुई है और उसके आसपास कुछ फल गिरे हुए हैं। वो तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाता है, उसके ऊपर से बर्फ हटाता है और उसे अपने कोट के अंदर लपेट लेता है। वो प्यार से उसे गले लगाता है। तभी अंतरा वहां पहुंच जाती है। वो घबराई हुई रोते हुए कहती है, मेरा बेटा, ये यहाँ कैसे? और यह खून, क्या मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोट लगी है? ये सुनकर अभियुक्त गुस्से में कहता है, ये बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। बिना कुछ कहे बाहर आ गया और यह फल खा रहा था। इसे पता भी है कि इस फल के बारे में कुछ नहीं पता। हर वक्त यह ऐसा ही करता है। जो हुआ है वो इसके साथ सही हुआ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अभियुक्त की बात सुनकर अंतरा गुस्से में बेटे को उसकी गोद से ले लेती है और उसे अपने स्वेटर के अंदर लपेटकर कहती है, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ऐसा बन गया है। तुमने ही इसे बिगाड़ा है और अब अपनी गलती मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मेरा छोटा सा बच्चा। ये कहते हुए वह अपने बेटे के सिर को चूमती है। बेटा फीड करते करते रोना बंद कर देता है। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसे अब कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके पास थे। इस बात से वह खुश था और दर्द की परवाह नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद अंतरा और अभियुक्त अपने बेटे को लेकर घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर अंतरा उसे बिस्तर पर सुला देती है। फिर वह मेड से गर्म पानी और एक कपड़ा मंगवाती है। गर्म पानी में डिटॉल डालकर वह अपने बेटे की चोटें साफ करती है। उसकी चोटें साफ करने के बाद अंतरा उसके छोटे छोटे हाथों को प्यार से चूमती है। फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को साफ करती है और चोटों पर दवा लगाती है। इसके बाद वह उसे कपड़े पहनाती है। इतनी देर में मेड ने खाना भी बना लिया था। उसने पंपकिन सूप और ब्रेड बनाया था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। अंतरा पंपकिन सूप और ब्रेड कमरे में लाकर टेबल पर रख देती है और मेड के पास खड़ी होकर कहती है, मालकिन, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? ये सुनकर अंतरा, जो अपने बेटे के पैरों की पट्टी कर रही थी, कहती है, हाँ, अभी का फोन यहीं छूटा हुआ है और बज रहा था, तुम उसे जाकर दे दो। मेड खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो बस मौके की तलाश थी अभियुक्त के पास जाने की। वह जल्दी से फोन उठाती है और अभी के पास चली जाती है। अभियुक्त उस वक्त अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर का नजारा देख रहा था। मेड फोन देते हुए कहती है, सर, ये मैडम ने भेजा है। ये कहते हुए वह जानबूझकर अभियुक्त पर गिर जाती है, जिससे अभियुक्त का हाथ उसकी कमर पर आ जाता है। अभियुक्त झटके से उसे परे हटाते हुए कहता है, डिस्गस्टिंग, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये बोलकर वह गुस्से में अपनी बेटी को गोद में लेकर कमरे में आ जाता है। अंदर पहुंचकर अंतरा पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम खुद फोन देने नहीं जा सकती थी? तुम्हें पता है मुझे लड़कियों से कितनी एलर्जी है। ऐसी वैसी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अंतरा ठंडे स्वभाव से जवाब देती है, मुझे लगा तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो और तुम्हारे सेक्सुअल डिजायर एक्टिव हो रहे होंगे, इसीलिए भेज दिया। अंतरा की बातों से साफ था कि वह गुस्से में है। ये सुनकर अभियुक्त पीछे से उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ।
मेरे डिजायर सिर्फ तुम्हारे लिए ही एक्टिव होते हैं, किसी और के लिए नहीं। तुम ये बात कब समझोगी? अंतरा अपने बेटे को बेबी चेयर पर बिठा देती है और पंपकिन सूप और ब्रेड को सामने रखकर ब्रेड को सूप में डुबोती है। फिर उसे फूंक मारकर ठंडा करती है और अपने बेटे को खिलाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मुझे तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि सब कुछ जानती हो। अंतरा थोड़ी गुस्से में कहती है, अभी मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ। मुझे उन्हें खिलाने दो, उन्हें भूख लगी है। अभियुक्त अपनी बेटी को भी बेबी चेयर पर बिठा देता है और मेड से कहता है, मेरी बेटी के लिए भी पंपकिन सूप और ब्रेड लेकर आओ, और हाँ, मीठे में भी कुछ लाना। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, मुझे भी खाना चाहिए। अंतरा पूछती है, क्या खाना है? अभियुक्त जवाब देता है, आइसक्रीम। अंतरा कमर पर हाथ रखकर कहती है, इस ठंड में आइसक्रीम? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट मंगवाती हूँ। बच्चों के लिए भी हॉट चॉकलेट लेकर आओ। मेड गुस्से में चली जाती है। इधर अंतरा अपने बेटे को सूप खिला रही थी। गर्म गर्म पंपकिन सूप और ब्रेड उसे बहुत पसंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेड एक और ट्रे लेकर आती है जिसमें पंपकिन सूप, ब्रेड और हॉट चॉकलेट के 2 ग्लास होते हैं। अंतरा ट्रे लेकर अपनी बेटी के सामने रखती है और कहती है, अब तुम बेटी को खिला दो, मैं बेटे को खिला रही हूँ। दोनों को भूख लगी है। अभियुक्त जल्दी से हाथ धोकर आता है और बेटी को खाना खिलाने लगता है। खाने के बाद वह उसकी होठों के किनारे लगा सूप साफ करता है और कहता है, अब ठीक है ना? बेटी मुस्कुराकर कहती है, हाँ पापा। दूसरी ओर बेटा, जो अभी भी सूप खा रहा था, खुश होकर कहता है, मुझे और फल चाहिए मम्मी। पापा से कहो मेरे लिए फल ले आए। ये सुनकर अंतरा कहती है, नहीं, अभी और फल नहीं। वैसे भी तुम दिन ब दिन बहुत शरारती होते जा रहे हो। मेरी बात कभी नहीं मानते, ऐसा बच्चा और कहाँ होगा। बेटे को खाना खिलाने के बाद अंतरा उसे हॉट चॉकलेट पिलाती है, उसके मुंह को साफ करती है और फिर उसे बिस्तर पर सुला देती है। उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह ढकते हुए कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ। शरारत मत करना। अगर तुमने और शैतानी की तो क्रिसमस में यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर बेटा घबरा जाता है और कहता है, ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करूंगा। क्रिसमस में यहाँ जरूर आएंगे। अंतरा उसके सिर को चूमती है और कहती है, गुड बॉय, यही सुनना था मुझे, अब सो जाओ। ये कहकर अंतरा वॉशरूम चली जाती है। अभियुक्त उसे वॉशरूम जाते देखता है, अपनी शर्ट के बटन खोलता है और अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद करके वह पीछे से अंतरा को बाहों में भर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। ये सुनकर अंतरा पीछे मुड़कर उसे देखती है। रात का समय था, सेजल अपने कमरे में बैठी साड़ी और गहनों को देख रही थी, लेकिन उसे इनमें से कुछ भी दिलचस्प नहीं लग रहा था। उसकी सिर्फ एक ही चाहत थी, अपना बदला। विद्युत पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। गुस्से के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। अब उसे अपना रास्ता खुद ही तय करना था, अपनी स्थिति का सामना खुद ही करना था। वहीं दूसरी तरफ विद्युत अपने ऑफिस में गुस्से से भरा हुआ था। वह एक एक करके अपने कर्मचारियों को निकाल रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह इतने अधिक गुस्से में था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके गुस्से को देखकर उसका असिस्टेंट डर से कांपते हुए कह रहा था, और ये देखकर विद्युत चिल्लाकर बोला, यह क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई भी काम का नहीं है? सबको बाहर निकाल दो और नए कर्मचारियों को ले आओ, इनमें से कोई भी काम का नहीं है। ये कहकर उसने गुस्से से अपनी टेबल पर पड़े सभी सामान को फेंक दिया और टेबल को लात मारकर तोड़ दिया। उसका गुस्सा देखकर असिस्टेंट और भी डर गया। डर के कारण वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और कांपते हुए बोल रहा था। विद्युत को और भी गुस्सा आ गया और उसने चिल्ला कर कहा, अगर तुम इतना डर रहे हो तो ये काम क्यों करते हो? मैंने तुम पर यह जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, और अगर शाम तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो तुम सच में मारे जाओगे। ये कहकर विद्युत गुस्से से ऑफिस से निकलकर तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हुए घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे वह सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर उसने देखा कि सेजल चुपचाप बैठी हुई थी, बेल से खेलने में व्यस्त थी। विद्युत गुस्से से उसके पास जाता है, उसकी कलाई पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। सेजल हैरानी से पूछती है, कहाँ चलूं? लेकिन विद्युत गुस्से में उसे बिस्तर की तरह पटक देता है।
सेजल अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, तुम पागल हो गए हो। विद्युत अपने बेल्ट को खोलते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर बेल्ट को साइड में फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये सब देखकर सेजल गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ फिजिकल होना है तो हो जाओ, लेकिन अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे बताना। किसी को दर्द देकर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा, तुम जितना चाहो कोशिश कर लो। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए विद्युत रुक जाता है, फिर अचानक वह सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है तुम्हें तकलीफ देकर। यही वजह है कि मैंने तुमसे शादी की है, ताकि मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ दे सकूं। शादी का मतलब भी तो यही है, नहीं? ये कहकर वो सेजल के होठों को चूमने लगता है। सेजल गुस्से से उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर विद्युत गुस्से से उसका चेहरा पकड़कर फिर से उसके होठों को चूमता है और कहता है, चुपचाप मुझे अपना काम करने दो। सेजल गुस्से से कहती है, तुम्हें बस मेरे साथ वो सब करना है ना? और मैं प्रेग्नेंट हूं, फिर भी एक पल के लिए भी तुम पर रहम नहीं आया। तुम कब मुझ पर रहम करोगे? कब तुम सुधरोगे? कब तुम्हें होश आएगा? तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है और तुम्हारी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है। अच्छी बातों को इग्नोर करके विद्युत उसे बिस्तर पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, पर उसके पेट पर कोई जवाब नहीं देता। वो अपने दोनों हाथों को उसके साइड में रखता है बैलेंस करते हुए और फिर उसके क्लीवेज को चूमने लगता है। वो उसके क्लीवेज को चूमते हुए उसके साड़ी को धीरे धीरे ऊपर खींचना लगता है। अपने दूसरे हाथ से फोकस करो। उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, बंद करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस एक बार बच्चा तो हो जाने दो ना, तब तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके होठों को फिर से चमन लगता है। विद्युत से गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस करके सेजल को अच्छा नहीं लग रहा था। विद्युत है तो बहुत हैंडसम, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी यही है, पर क्या फायदा ऐसे खूबसूरत चेहरे का जो अंदर से खराब ही हो। बाहर से कोई चीज कितना भी अच्छा हो, अंदर से देखा जाता है, अंदर का मैटर करता है। और विद्युत बाहर से तो बहुत अच्छा पर अंदर से बिल्कुल काला। ये सब सोते हुए वह अपनी खूबसूरत पलकों को फड़फड़ाकर वीडियो को देखने लगती है। इधर वीडियो उसे काफी देर तक चमन के बाद एकदम से उसके थाई पर हाथ रख देता है और अपने नाखूनों से नोचने लगता है। उसके ऐसा करने से वह दर्द से विद्युत के शेर को पकड़ लेती और कहती है, नहीं नहीं, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। ये सुनकर विद्युत, ऐसा ही करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए विद्युत उसके लोअर एनर्जी को खींचकर निकाल देता है और एकदम से उसके होठों पर अपने दांतों से काट देता है। इससे वो दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, दर्द हो रहा है, छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वीडियो बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनता। वो उसके कपड़ों को उतार कर फेंक देता है जबरदस्ती और फिर उसके पूरे बॉडी पर अपना हाथ फेरते हुए अपना भी लोअर एनर्जी उतार देता है और फिर उसके बेहद करीब आकर उसके अंदर समा जाता है और इससे दर्द से आंखों को बंद कर लेती है। पॉर्न वीडियो अपना मूवमेंट शुरू कर देता है। तक उसे सुकून नहीं मिलता, तब तक वह उसे छोड़ना ही नहीं। काफी घंटे बाद वीडियो तो उसे छोड़कर लंबी लंबी सांस भरते हुए उसके ऊपर लेट जाता है और उसके पेट को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहता है, और 3 महीने बाद ये दुनिया में आ जाएगा। ये सुनकर वह अपने आंसू साफ करती है और विद्युत से थोड़ा दूर हो जाती है और कहती है, हाँ, 3 महीने बाद वह दुनिया में आने वाला है और अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है, इतना ही फिजिकल होना है तो दूसरी लड़की के पास चली जाओ, मेरे पास मत आओ। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही फिजिकल होना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी हालत सही है या नहीं है, बीवी हो मेरी, मैं जब चाहे तुम्हारे साथ फिजिकल हो सकता हूँ, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाऊंगा और अब मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा अपने साथ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर तुम मेरे साथ रहोगी, वहां पर ही हमारा बच्चा होगा। ये सुनकर सेजल सोचने लग जाती है कि यहाँ पर ही यह इतना टॉर्चर करता है तो वहां पर तो उसके पास हर वक्त मौका रहेगा टॉर्चर करने का, न जाने कैसे कैसे टॉर्चर करेगा। ये सोचकर वो डर से वीडियो को देखने लगती है और विद्युत एकदम से फिर से अपने करीब खींच लेता है और उसके होठों को काफी देर तक चमता है और उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, मेरा मन नहीं भर रहा है, मुझे और चाहिए। ये बोलकर सेजल को फिर से चमन लगता है और सीरियल उसके पीठ पर अपने नाखून करते हुए कहती है, अब तुम हटोगे मेरे ऊपर से, अब अगर तुम्हें ऐसा ही करते रहे तो मैं मर जाऊंगी, छोड़ो मुझे। विद्युत उसे और भी कसकर गले लगा कर जाता है, नहीं, पैकिंग कर लेना, क्योंकि मुझे हर रात तुम चाहिए, मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। वहां पर जब से पहली बार तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ था उसके बाद कहीं इतने महीने में कैसे कटे हैं मुझे ही पता है, और अब मैं बिल्कुल भी यह छोड़ना नहीं चाहता हूं तुम्हें।
ये बोलकर विद्युत उसके गर्दन को चूमने लगता है, उसके गर्दन को चूमता है और फिर से शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वह चारों के चारों लेट गए थे और अभियोग के गाल पर थप्पड़ के निशान थे, क्योंकि अंतरा ने उसे थप्पड़ मारा था वॉशरूम में और बहुत ही जोर से मारा था। अभी उसके गोरे गाल पर थप्पड़ के निशान पड़ चुके थे। वह गुस्से से अपने गाल को सहलाते हुए अंतर को देख रहा था, जो अपनी आज को गलती हुई आंखों से उसे देख रही है। दोनों बच्चे अभियुक्त के गाल पर निशान देखकर उसे घूर रहे थे। सिद्धि अभियुक्त के गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, पापा, यह क्या हुआ? ये कैसे हुआ? आपको बहुत दर्द हो रहा है? क्या मम्मी ने आपको बहुत जोर से मारा है? ये सुनकर अभियुक्त गुस्से में कहते हैं, हाँ, बहुत जोर से। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर वह अंतर को देखता है। अंतर गुस्से में उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहती है, कुछ मत बोलो, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगे हो तुम। ये जो तुम्हारी जिद है ना, मैं 2 थप्पड़ों में इसे निकाल दूं। पागल आदमी, बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हो। तुमने जितना मुझे परेशान किया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। ये सुनकर वो शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। फिर कहती है, मैं बस तुम्हें नए तरीके से खुश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने गलत नहीं किया था। ये सुनकर अंतर कहता है, पर मुझे तुम्हें खुश करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे कहना है, मैं वही करूंगा। तुम जो चाहो, वह करो। मैंने मना नहीं किया, लेकिन मुझे जो करना है, मैं वही करूंगा। ये कहकर वो बच्चों को गुस्से से देखता है और कहता है, क्या देख रहे हो? वैसे और क्या सुन रहे हो? चुपचाप सो जाओ तुम दोनों। फिर वो मुंह फेर कर लाइट बंद कर देती है और आंखें बंद कर लेती है। बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं और वे फीडिंग करते हुए सोते हैं। अंतरा उन्हें प्यार से अपनी बाहों में समेट लेती है। काफी देर बाद जब बच्चे पूरी तरह सो जाते हैं, अभियुक्त अंतर के पास आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, अब बच्चों के सो जाने के बाद प्यार करें। अंतर गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम बच्चों के सोने का इंतजार कर रहे थे? ये सुनकर वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, मैं इंतजार कर रहा था। अंतर गुस्से से कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभियुक्त हैरान होकर पूछता है, पर क्यों हो रहा है? और तुमने बताया क्यों नहीं? वो गुस्से से कहती है, क्योंकि मेरे पीरियड्स आए हैं, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे होने के बाद इस महीने इतना ज्यादा दर्द हुआ है। ये सुनकर अभियुक्त उसके कान को चूमते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं जान, तुम चाहो तो मैं 9 महीने के लिए तुम्हें इस दर्द से आजाद कर सकता हूँ। 9 महीने के लिए तुम पूरी तरह से इस दर्द से मुक्त हो जाओगी। उनकी बात सुनकर अंतर गुस्से में कहती है, बस करो, पागल आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पागल आदमी कहीं का। किसी दिन मुझे मौका मिल जाए तो उसी दिन मैं तुम्हारे गार्डन को तुम्हारे सिर से अलग कर दूंगी। पागल आदमी कहीं का, हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो और जब देखो उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। बस मुझे एक मौका मिल जाए तो तुम्हें देख लूंगी। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, सही तो बोला मैंने। वैसे भी मैं 9 महीने के लिए तुम्हें इस दर्द से आजाद कर चुका था और अब फिर से कर सकता हूँ। तुम जितनी बार चाहो, मैं उतनी बार कर सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं तो आराम से कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वह मुस्कुराने लगता है और उसकी ऐसी बातें सुनकर अंतर को और भी ज्यादा इरिटेशन हो रहा था। एक तो पीरियड्स की वजह से उससे दर्द हो रहा था और ऊपर से यह आदमी लगातार उसके पेट और लोअर बॉडी पर हाथ फेर रहा था, जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभियुक्त समझ रहा था कि उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह उसके गाल को चूमता है और अपना हाथ ऊपर करके उसके पेट पर रखता है। उसके हाथों को अपने पेट पर महसूस करके अंतर को थोड़ा अच्छा लगने लगता है और वह अपने हाथ को उसके हाथ पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस दौरान अभियुक्त अपना पैर उसके ऊपर रख देता है और उसे अपने करीब खींच लेता है, फिर अपनी गर्दन उसके कंधे पर रखकर कान में कहता है, सो जाओ, मैं हूं ना, 9 महीने के लिए तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूंगा, फिक्र मत करो। अंतर परेशान होकर उसे देखती है और कहती है, चुप करो, तुम मुझे सुनाओ मत। तुम्हारी बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हैं। तुम शायद पागल हो गए हो, बार बार ऐसी बातें करते हो। मुझे अभी आराम करने दो, नींद आ रही है। पहले मुझे आराम करना है। ये कहकर वो उसे हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी बातें उसे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। फिर वो बच्चों को भी पकड़ लेता है और उन तीनों को अपनी बाहों में भर लेता है। अंतर की पीठ पर अपना सिर रखकर कहता है, अच्छा, अब ऐसा नहीं करूंगा, तुम अभी सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना भी है। वैसे भी हमने काफी एंजॉय किया है, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया है।
और हमने भी एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया है। वैसे भी सारा प्रोटेक्शन खत्म हो चुका है, मुझे एक्स्ट्रा लाना चाहिए था। और फिर जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए वही बात फिर से बोलता है। अंतरा उसे गुस्से से देखती रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।